मैं ऑडिबल क्लियरली? चलो, तो देखो क्या हो रहा था, वन वन मेनी वन जानने का एक और तरीका है। एक शीट दे रहा हूं मैं, वन वन मेनी वन फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शंस। अब टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं मैक्सिमम, तो अपन क्या कर सकते हैं, वन वन मेनी वन के बारे में अब हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा वो डिटेल। तो आप सारे फंक्शन को मेनी वन 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 की कैटेगरी में पुटअप भी कर सकते हो और दूसरी चीजें भी बात कर सकते हो। मैंने आपको इसका टेस्ट बताया था कि भाई साहब, ये वाला जैसे फंक्शन आए, तो ये अगर इनफाइनाइट डिफरेंट लाइन सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। और एक और तरीका था कि अगर कोई भी दूसरा ग्राफ आ गया, मान लो ये ग्राफ आ गया, ये भी फंक्शन है, और अगर कोई भी लाइन यहाँ पे एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर गई है, बहुत सारी लाइन एक बार इंटरसेक्ट करेगी, बहुत सारी लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपने इंटरप्रीट कर लिया था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सारी बातें हम कर चुके थे। मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज बताना है मुझे, थोड़ा सा आगे की बातें करूंगा। एक तरीका है जिससे मेनी वन 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 निकाला जा सकता है, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज आएगा। बट मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कहीं क्वेश्चन में अगर यूज आ रहा है और सॉल्यूशन में गिवन है तो डरना नहीं है, आप इसको समझना। क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किस टाइप के होंगे, जरा बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? डेफिनेटली वन वन फंक्शन होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? जैसे ये वाला फंक्शन, कौन सा, ये वाला, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ वन वन फंक्शन। समझ में भी आ रहा है? अब ये आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ पता है, तो आप उसको वन वन बोल दोगे, बट आप जज कैसे करोगे फंक्शन को कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? हाउ टू जज? whether the function is whether the function is strictly increasing or not, strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाली जो चीज है, इसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट पढ़ेंगे हम आगे जाके, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत डिटेल में बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन जिनको बोलेंगे हम लोग। तो एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के 4-5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करेगा, जिसको हम 2-4 क्लास करेंगे। तो डिटेल में है, मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको आइडेंटिफाई करना डिटेल, बट देयर इज अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट। आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, पढ़ा है क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशंस? पढ़ी है क्या? हाँ, बेसिक्स किया है, बट क्या आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है, अगर डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो पक्का है, श्योरली, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है, श्योरली फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये श्योरली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यही कंडीशन है, ऐसा नहीं। इसको समझना, अगर आपको भाई साहब ये गिवन है, अगर ये मिल गया है तो ये पक्का सही है, अगर ये मिल गया है तो ये पक्का, ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है,
इसके अलावा भी बहुत सारे, तो यहाँ से यहाँ जाना हमेशा सही है, जो मैंने बताया है कि अगर f dash x is always greater than 0 then definitely function is strictly increasing, और f dash x is less than 0 function is surely strictly decreasing, but it is not necessary कि अगर function strictly increasing है तो f dash x हमेशा greater than 0 ही होगा. There are conditions, there are different conditions as well which we will be studying in area application of differentiation. ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे वहां बताएंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इतना जानना ठीक है कि अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है तो पक्का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f dash x लेस देन 0 है फंक्शन पक्का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 होने वाला है कंपलसरी, ये भी पक्का है. ठीक है, तो ये चीज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बहुत कंडीशंस आती हैं कि फंक्शन किन किन कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, और इनफैक्ट यहाँ तो मैंने देखो आपको बताया f dash x, देयर आर द केसेस जहां पे f dash x डिफाइन नहीं है बट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव, डिफाइन ही नहीं है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन but the function is strictly increasing. There are the things which we will be learning in next few chapters. ठीक है, तो एकदम हार्ड एंड फास्ट मत मान लेना, बट हाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पक्का सही है कि फंक्शन अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी. अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है. जैसे एग्जांपल अपन बात करेंगे, fx is equal to x cube, f dash x is equal to x square 3x square. This is always greater than 0, right? बट एक बार इक्वल टू 0 भी आएगा, बट फॉर ओनली वन वैल्यूज. तो चलता है. ठीक है, फॉर अगर इक्वल टू 0 आया तो चलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए आना चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू के लिए. जैसे इसका ग्राफ आप बनाओगे एक्स क्यूब का तो ये बनेगा, तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा. यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा चलेगा, किसी एक पॉइंट पे 0 होगा तो चलेगा. एक ये भी केस ध्यान रखना, ये तो हमेशा ट्रू होना ही होना है, ये केस भी ध्यान रखना कि अगर किसी एक पॉइंट पे ये 0 हो रहा है तो चल जाएगा. डिस्क्रीट वैल्यूज पे हो रहा है इनको, और याद मैं चाह नहीं रहा हूं डिटेल में घुसूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे आप ये जरूर लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर डिस्क्रीट वैल्यू. जानते हो क्या डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब, समझ में आता है क्या? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट आर डिस्क्रीट वैल्यूज? मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये तीनों डिस्क्रीट वैल्यू. इन तीनों के बीच में बहुत सारे नंबर लाई कर, तो दोस आर द डिस्क्रीट वैल्यूज, दोस आर नॉट द कंटिन्यूअस वैल्यूज. कंटिन्यूअस वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? 1 2 2 कंटिन्यूअस वैल्यू, ओनली 1 ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट इंडिविजुअल वैल्यूज. तो अगर एफ डैश एक्स इंडिविजुअल वैल्यूज पे 0 होता है तो भी ये काम करता है. ठीक है, तो आपको शायद जो मैं शीट भेजूंगा उसमें इसका थोड़ा यूज आएगा, और बात करूंगा मैं आपसे इसके बारे में. और एओडी में तो काफी डिटेल में कह रही है, सारी चीजें आप पढ़ोगे, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पार्ट व्हिच यू विल बी फाइंडिंग इन द शीट, मे बी इन सम ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज. एक एग्जांपल आपको दे दूंगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. तो एफ डैश एक्स अगर डिस्क्रीट वैल्यूज पे 0 हो रहा है ना, और बचे हुए में या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, जैसे हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है और हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं. पॉजिटिव है बट कभी कभी 0 हो रहा है, 0 0 डिस्क्रीट वैल्यूज पे हो रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज. मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं बस ये आखिरी स्लाइड कराऊंगा इस वाले पार्ट की मैं. जैसे मान लो अगर एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, हो गया आपके पास, मान लो सपोज 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 2x माइनस आई एक्स. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? क्या होगा भाई? 3x क्यूब प्लस 4x, नहीं 4x,
अरे यार ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है यार? ये दो फंक्शन बताओ क्या सीन है? इफ यू डिफरेंशिएट इट, पहले वाले का कितना आएगा? 2 माइनस कॉसेक्स आएगा। अब जरा बताओ तो मेरे को 2 माइनस कॉसेक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई भाई ये तो पक्का ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि ये बेचारा -1 से +1 के बीच में लाई कर सकता है। 2 को ऐड कर दोगे तो फर्क क्या पड़ना है? हमेशा पॉजिटिव ही आना है इसको। तो देयरफॉर द ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड भाई साहब ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल फेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, बहुत फेमस क्वेश्चन। दूसरा वाला बताओ जरा। ये पहला वाला खत्म, ये पहला वाला खत्म, दूसरा वाला बताओ जरा। एफ डैश एक्स निकाल के देखो जरा। -6x² +1 माइनस साइन एक्स, कैन इट बी नेगेटिव फॉर सम वैल्यूज? बिल्कुल पॉसिबल है। अरे इसमें तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा मैंने इतना इजी नहीं दिया। रुको मैं मेरी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ कि क्या हमेशा ये पॉजिटिव है, क्या ये हमेशा नेगेटिव है, या हमेशा पॉजिटिव है? कैसे निकालूंगा? क्या ये हमेशा लेस देन जीरो? देख लेता हूँ, अगर एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा तो ठीक। तो मैं इसको ले जाता हूँ 1 माइनस 6x² इज लेस देन साइन एक्स हमेशा। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? बेटा देख, फर्स्ट वाले में देखो cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है, अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान दो इधर। cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है बेटा? -1 +1। माइनस cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 to +1। अगेन नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। और 2 माइनस cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? हमेशा 2 को ऐड करोगे तो 1 से लेके 3 के बीच में, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f dash x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये 1 माइनस 6x² का ग्राफ हो जाएगा ये, और साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा ये। बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज मेनी वन फंक्शन। आ रहा है समझ में? क्यों होगा? समझ में आ गया बेटा? क्योंकि ये हमेशा, देखो या तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाए, या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए। जैसे ये हमेशा क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इसीलिए 1 1 हो गया। ये या तो हमेशा पॉजिटिव हो जाए या हमेशा नेगेटिव है, तो मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कर दिया। भाई क्या किया मैंने? मैंने देख लिया क्या ये हमेशा ग्रेट लेस देन जीरो है क्या? क्या ये हमेशा लेस देन जीरो है? अगर है तो 1 माइनस x को साइन एक्स से हमेशा छोटा होना पड़ेगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? इसको इधर लेके आ गया साइन एक्स, इसको यही छोड़ दिया। क्या 1 माइनस 6x² साइन एक्स से हमेशा छोटा है क्या दोस्तों? जरा बताओ तो, कैसे जज करोगे? अरे 1 माइनस 6x² का ग्राफ तो बना ही लोगे। 1 माइनस 6x² का ग्राफ तो बना ही लोगे। x इक्वल टू 0 पे 6, पैराबोला डाउनवर्ड शिफ्टिंग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। और साइन एक्स का ग्राफ तो बनाओगे तो भाई ऐसा कुछ आएगा, हमेशा साइन एक्स 1 माइनस 6x² से छोटा तो नहीं है, मतलब साइन एक्स हमेशा बड़ा तो नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये भी गेम कर ही रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज मेनी वन फंक्शन। It is not strictly increasing, it is not strictly decreasing, sometime it is increasing, sometime it is decreasing. Clear है अभी? वैसे इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप, डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, यू विल फाइंड इन द बुक, इन द शीट, दैट्स वन ऑफ द पार्ट। बट डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बिकॉज इसके डिटेल में, बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बहुत केसेस। देखो मैथमेटिकल पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों इन्वॉल्व है। एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अपनी थोड़ी हालत खराब कर देती है, क्योंकि
पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं देती। अगर सिर्फ एल्जेब्रा एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है तो अपन को मिल जाता। एओडी बेटा अभी बाद में आएगा, काफी टाइम है अभी एओडी। फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ तो जरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जरा बताओ तो। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स है। इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 के? नो, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स, बट इट कैन बी इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, करेक्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? -1। तो -1 और 1 मिलके 0 हो जाएंगे, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट मुझे बताओ कि ये इक्वल टू 0 किन वैल्यूज के लिए होगा? 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 किन वैल्यूज के लिए होगा? उन वैल्यूज के लिए होगा जब cos x इक्वल टू -1 आएगा। -1 आएगा तो मतलब कौन सी वैल्यूज आएंगी x की? जैसे आ जाएगा पाई, जैसे आ जाएगा 3 पाई, जैसे आ जाएगा 5 पाई, जैसे आ जाएगा 7 पाई, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। बट 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 दिस ऑल आर डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यू समझ में आया क्या? डिस्क्रीट वैल्यूज का फंडा समझ में आया क्या? डिस्क्रीट वैल्यूज, व्हाई डिस्क्रीट वैल्यूज? बिकॉज इंडिविजुअल वैल्यूज, एक वैल्यू पाई है, उसके बाद फिर बाद में आ रही है 3 पाई अलग से आ रही है, एक इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही है, इन डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए आ रही है। और जब डिस्क्रीट वैल्यूज के आ रही है तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा, एंड देयरफॉर फंक्शन इज 1। इतनी फीलिंग नहीं आएगी इसके अंदर, थोड़ी बहुत फीलिंग लेके आगे बढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत फीलिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हो। 100% फीलिंग नहीं दे पाऊंगा इसमें, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी इन सारी चीजों को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और वो सारी चीजों को, तो इसीलिए इतनी फीलिंग नहीं दे पाऊंगा, बट ठीक है। नहीं, 1 प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या आएगी? 1 प्लस कॉस एक्स की रेंज बेटा आएगी, कॉस एक्स लाइज बिटवीन कहां से कहां तक? कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो 1 प्लस कॉस एक्स विल लाइज बिटवीन 0 to 2। तो पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 0 के लिए दिक्कत है। तो 0 कब आ रहा मैंने देखा, तो cos x इज इक्वल टू -1 है। तो मैंने देखा डिस्क्रीट वैल्यू। मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूँ, चलो मेरा डोस्मोस खुला ही है तो मैं आपको प्लस, ये देखो ये ग्राफ बनता है इसका। इस पे थोड़ा सा आप नोटिस करोगे ना, आप देखो इस ग्राफ को छोटा करो, इंक्रीजिंग जा रहा है, फीलिंग इंक्रीजिंग की दे रहा है, हमेशा ऊपर ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पे आप थोड़ी सी देखोगे फीलिंग, ये यहाँ पे आपको कहीं पे ना, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इसको मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट आएगा ना बेटा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं पे आएगा। यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी ना, उसकी स्लोप 0 आएगी, ऐसी आएगी। स्लोप 0 वाली टेंजेंट आएगी। स्लोप 0 मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। और इसके अलावा इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, भाई साहब इसके ऊपर जाओगे तो भी पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव चलती रहेगी, सिर्फ एक एक इंडिविजुअल वैल्यूज पे 0 आएगी, और ये वैल्यू होगा भाई पाई। फिर नेक्स्ट 0 यहाँ पे आई होगी -पाई, एक यहाँ पे आएगी, कौन सी आएगी नेक्स्ट वैल्यू? 3 पाई। इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए 0 आएगी। इसलिए आप ग्राफ की फीलिंग देखोगे ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये ग्राफ पूरा का पूरा, ये वाला। आया समझ में? और इसका एक और तरीका बताता हूँ। एक्स प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ रहेगा ना, ये कुछ ऐसी फीलिंग देगा। इसका ग्राफ पता है आपको एक्स का? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है ना आपको? ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है? y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ जो होगा ना, वो थोड़ा सा इसी के ऊपर ऐसे रोटेट होता जाएगा।
ऐसे रोटेट होता जाएगा। क्यों होता जाएगा उसकी भी थोड़ी सी फीलिंग देता हूँ। एक्स का ग्राफ बनाओ, देखो ये रोटेट होता जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया नीचे ग्रीन वाला, और ऊपर वाला साइन एक्स की वैल्यू जब तक पॉजिटिव है ये ऐड होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐड होता हुआ जा रहा है यहाँ तक। फिर नेगेटिव वैल्यू है तो एक्स से कम वैल्यूज आ गई नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, चलती रहेगी। y इक्वल टू एक्स पे साइन वेव टाइप की फीलिंग देगा, एग्जैक्टली साइन वेव नहीं देगा, साइन एक्स की टाइप की फीलिंग देगा। ठीक है, तो ये केस है कि भाई ये यहाँ पे है ना, ये गेम करेगा, ये पाई कॉमा पाई, देखो पाई पे 0 होना है, इसको बिल्कुल होना है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी है, क्योंकि साइन एक्स 0 हो जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर हो। ये देखो ये तो क्या 2 पाई आएगा, ये वाली वैल्यू जहां पे फिर स्लोप 0 है, -5। बेसिक चीजें हैं, डिटेल में पढ़ोगे बेटा, धीरे धीरे कैलकुलस पढ़ोगे। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि मैक्सिमम मिनिमा या फिर आपको वन वन मेनी वन में दिक्कत ना आए, उसका एप्लीकेशन आप यहाँ एटलीस्ट सीख जाओ। ठीक है, चलो लिख लिया बेटा, बढ़ जाऊं आगे। चलो बढ़ जाऊं आगे। ये अपना ग्राफ का पार्ट हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ। दोस्तों इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की बात कर चुके हैं अपन पहले, याद है आप लोगों को? जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो थोड़ा सा आपको बता दिया मैं। क्या बताया था आप मुझे बताओगे? क्या बताया था मैंने आपको इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में? स्लाइड थोड़ा सा दो मुझे, डोमेन रेंज फंक्शनल पार्ट इनवर्स इसके पहले ही पढ़ा दिया था शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी पहले पढ़ा दिया था। ट्रिगो इनवर्स फंक्शन यहाँ पे अपन ने बात करी थी, ये बातें करी थी। ट्रिगो इनवर्स जब मैंने चालू किया था, मैंने आपको बोला था यार देखो इनवर्स कब पॉसिबल है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी फीलिंग मैंने यहाँ पे बेसिक फीलिंग दे दी थी आपको, क्या चल रहा है, किसका इनवर्स पॉसिबल है। यहाँ पे नॉट पॉसिबल था, यहाँ नॉट पॉसिबल था क्योंकि नॉट 1 1 था, यहाँ पे नॉट 1 1 था। तो ये क्या है भाई, नॉट पॉसिबल बिकॉज नॉट ऑन टू था। फिर हमने बात करी थी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्स कब पॉसिबल था, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में भाई साहब बात करी होगी कि भाई फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन बिल्कुल बाइजेक्टिव होगा तो ही पॉसिबल है। फंक्शन एफ जो है भाई साहब ए से बी है, तो उसका इनवर्स फंक्शन बी टू ए होगा, ये भी हमको पता है। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल भी छोटा सा ले लिया था आपको फीलिंग देने के लिए कि log x और e की पावर x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, और देखो डोमेन और रेंज में इनमें इंटरचेंज भी हो जाता है। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? इसके अलावा फिर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर दिया था, तो इनवर्स के बारे में इतना बात किया था हमने आपको कि सबसे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में वही लिख सकते हैं, पॉसिबल ओनली व्हेन, रीजन पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव बोले तो कौन सा? 1 1 और अगर भाई साहब फंक्शन एफ है, फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, तो फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो ये क्लियर है, यहाँ पे बढ़ जाऊं आगे, कि इनपुट आउटपुट एक्सचेंज होने वाले हैं। ये जो था ये आउटपुट में चला जाएगा भाई साहब, जो इसका आउटपुट था वो यहाँ इनपुट में चला जाएगा, और ये बातें हो जाएगी। अब अगर मान लो, सबसे पहली चीज तो हम हमारी, कि अगर मान लो मुझे इनवर्स निकालना है, फंक्शन मेरे को दे दिया एफ, ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, फाइंड इनवर्स। अब फाइंड इनवर्स करना है, क्या करोगे भाई आप? अब आपको निकालने का क्या तरीका है? तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये गिवन है मेरे पास। जब मेरे पास x इनपुट है तो y आउटपुट है, करेक्ट बोल रहा है? अब अगर मेरे पास इनवर्स बनाना है मुझे, तो फॉर इनवर्स क्या होना चाहिए मेरे पास, क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, जरा बताओ तो मुझे। फॉर इनवर्स y मस्ट बी इनपुट, x मस्ट बी आउटपुट, यस और नो? लॉजिकली ऐसे ही काम होना चाहिए ना, राइट? चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो यही y इक्वल टू एक्स प्लस टू को मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मेरे पास जो चल रहा था उसको मैं क्या करता हूँ, y माइनस टू इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू भाई साहब मैंने y के टर्म में निकाल दी, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी। अब अगर मैं फंक्शन लिखने बैठूं तो मेरे पास इनवर्स फंक्शन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सही बोला ना, ये यहाँ पे ये फंक्शन था, अब मेरे पास इनवर्स का फंक्शन ये होना चाहिए x माइनस टू, करेक्ट बोल रहा ना? तो फाइनली आप ये वाली चीज, जब ये वाली स्टेप निकालो, कभी भी क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, आप करोगे, आप बोले सही ठीक है सर, मैंने एक्स को वाई के टर्म में निकाल लिया, अब क्या करूं? अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है, एफ इनवर्स लिखना है। वेरिएबल कौन सा यूज करना है जरा मेरे को बताओ तो, व्हाट वेरिएबल शुड आई यूज फॉर द फंक्शन? एक्स यूज करते हैं, एक्स यूज कर लूं, तो मैं फंक्शन क्या लिखूंगा, वाई माइनस टू लिखूंगा कि एक्स माइनस टू लिखूंगा यार? एक्स माइनस टू लिखूंगा ना, और ये हमेशा यही करूंगा। देखो ओवरऑल ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है और ये जो मैंने लिखा है अलग थोड़ी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एक्स यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ वाई यूज करता तो मैं यहाँ पे वाई लिख देता, अगर यहाँ पे मैं जेड यूज करता तो मैं जेड लिख सकता, अगर मैं यहाँ पे आपका नाम यूज करता तो यहाँ पे आपका नाम आ जाता, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वेरिएबल का खेल। तो हमेशा हम इनवर्स जब फंक्शन लिख रहे हैं तो ये जो वाई के टर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म, यही मेरे पास इनवर्स फंक्शन है। पर हम लिखने की टर्मिनोलॉजीज में एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी फंक्शन लिखते हैं जनरली 99.9% केसेस में वेरिएबल एक्स यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको, आया क्या फंडा समझ में? इनवर्स निकालने का सबसे इजी क्वेश्चन ये, रियल वैल्यूज टू रियल वैल्यूज में कोई टेंशन है नहीं, आपको पता है यार ये कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्लोप वन है, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू वन, और आपको पता है यार स्ट्रेट लाइन है, आप इमेजिन कर ही सकते हो, हमेशा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, आर टू आर है, वन वन मेनी वन वन ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल इनवर्स पॉसिबल है, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल सही, फाइनली यू नीड टू एक्सचेंज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, बिल्कुल सही, दैट्स ऑल। जैसे हमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए किया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में रेशनल की, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो क्या होता है कि बुक किस लैंग्वेज या कहीं अपन को ये समझ में आता है कि वाई को एक्स को वाई के टर्म में निकाल लो और वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, एक याद करने का तरीका है। फंडा क्या है ये आपको समझना, केफ इनवर्स एक्स जो आप निकाल रहे हो वो क्या है। बढ़ जाऊं आगे बेटा?
चलो क्वेश्चन दूं क्या आपको इनवर्स निकालने के लिए, निकालोगे? फेवरेट जो अपनी फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, अरे भैया फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, निकाल लोगे क्या? बताओ जरा, निकाल लोगे क्या? क्या क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इनवर्स निकाल लोगे क्या? आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक कब से 1 1 हो गया? अरे क्वाड्रेटिक कब से 1 1 हो गया सर? कैसे निकाल लोगे आप? निकाल सकते हो क्या इस फंक्शन को? अरे ये तो मेनी वन फंक्शन है, आप निकाल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। पैराबोला होता है, ये पॉइंट 2,0 होता है, 3,0 होता है, ये पॉइंट भी मुझे पता है ना सबको, कम से कम 100 बार ले चुका हूँ ये एग्जाम्पल। 5/2 -1/4, राइट? तो ये सर ना 1 1 नहीं है ना, और ऑन टू इनटू का भी सवाल ही नहीं उठ रहा, आपने कुछ बता ही नहीं है कोडोमेन क्या है, इसकी रेंज तो चलो हम निकाल लेंगे, कोडोमेन तो बता दो सर, जब तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कंडीशन ले लेता हूँ, पहली कंडीशन ले लेता हूँ। फंक्शन एफ जो है मेरे पास डिफाइन हो रहा है 5/2 से लेके इंफिनिटी से लेके -1/4 से इंफिनिटी। Is it possible to find out the inverse in this particular condition of the function for the function? Is it possible? अगर मैंने इनपुट 5/2 से इंफिनिटी दे दिए हैं और आउटपुट मैंने -1/4 से लेके इंफिनिटी तक दे दिए, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन? इज द फंक्शन इन्वर्टिबल? Is the function invertible? The first question is the function invertible? Initially, for general cases, it is not invertible because this function is not one. But अगर आप सिर्फ 5/2 से इंफिनिटी की बात करोगे तो आप बोलोगे सर देखो, अब जो इसका ग्राफ बनाऊंगा ना फंक्शन एफ का, यहाँ पे ये 5/2 है सर, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये जो 5/2 है ना सर, इसके लिए मिनिमम वैल्यू -1/4 आ रही है सर, ये 5/2 है सर, तो आप 5/2 से बड़ी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी ले लो, फंक्शन जो है ना सर, कहां से कहां तक आएगी रेंज, यहां से लेके यहां तक आएगी। और सर फंक्शन ना, अब कोई सी भी लाइन ना प्लॉट करके देख लो सर, अरे कौन सी भी लाइन प्लॉट कर लो, अंडर दिस कंडीशन कोई भी लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट तो करनी ही नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। यस और नो? क्लियर है? Under this condition, function is invertible. Not R to R, function is not invertible. तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ बिल्कुल, इसको इधर उठा के ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पहला केस, इसको नाम दे देता हूँ, रुकना है ना, इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, इसको दूसरा, पहला केस देता हूँ फंक्शन एफ R2R, या R2 -1/4 टू इंफिनिटी भी दे दूंगा तो भी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। Why not invertible? Because the function is not one function. Function is many one function. यहाँ पे लिख देता हूँ not 1 1. क्लियर? ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, चलो कोई बात। तीसरा केस ले लूंगा, -∞ टू 5/2 से लेके -4/2 से लेके इंफिनिटी। इज द फंक्शन इन्वर्टिबल? इज द फंक्शन इन्वर्टिबल अंडर दिस कंडीशंस? यस और नो? टेल मी। यस इट इज इन्वर्टिबल। गुड। क्यों? सिंपल, क्योंकि सर अब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो आप सर ऐसा ग्राफ बनाओगे यहाँ रुक जाओगे सर, 5/2 पे -1/4 आउटपुट मिल जाएगा सर आप,
तो फंक्शन आप कुछ भी बना दो सर, यहाँ पे 1 1 आना ही है, और ऑन टू तो है ही है, क्योंकि -1/4 से लेके इन्फिनिटी देके रखी, देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। क्लियर है? अब ठीक है सर, आपने बता दिया इन्वर्टिबल है, जला इनवर्स फंक्शन निकाल के भी बता दो, तो ठीक है भाई, इनवर्स निकाल के भी बता देते हैं आपको। क्या करोगे आप बोलोगे देखो फंडा सर सिंपल है, y को x के टर्म में निकालना रहता है, y को x के टर्म में निकालना, बिल्कुल क्वाड्रेटिक बना दो इसको। x की वैल्यू निकाल लो सर, तो 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा भाई लोग, 1 - y, ये आ जाएगा। अरे x निकल गया क्या y के टर्म में, x निकल गया क्या y के टर्म, कुछ गलत कर दिया क्या यार मैंने? हाँ बिल्कुल गलत कर दिया, यहाँ पे 4 आना चाहिए भाई। बिल्कुल ये और भाई साहब ये प्लस आना चाहिए। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर एक्स तो वाई के टर्म में निकाल लिया, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि यहाँ पे प्लस भी और सर माइनस भी है, किसको लूं मैं, किसको लूं मैं? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा कि इसके लिए जो इनवर्स फंक्शन आएगा ना आपके पास, वो आएगा 5 प्लस √(1 + 4x), डेफिनेटली वेरिएबल चेंज हो गया, 4x/2। और भाई साहब जो इसके लिए फंक्शन आएगा ना इनवर्स, वो आएगा सर 5 माइनस √(1 + 4y)। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इधर प्लस ले लूं इधर माइनस ले लूं? तो भाई साहब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वो मेरे पास ये वाला है। अरे यार देखो, निकाल आप एक्स की वैल्यू रहे हो, आप निकाल एक्स की वैल्यू रहे हो। अब जब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू ले रहे हो पॉजिटिव, तो आप यहाँ से प्लस उठाओगे कि माइनस उठाओगे, जरा बताओ तो। नेगेटिव उठा लोगे तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, इस पे काम नहीं करेगी। तो आपको प्लस वाला इसके लिए उठाना पड़ेगा, और माइनस वाला इसके लिए उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी आप देखोगे -∞ to 5/2। -∞ तो जब ही आएगा जब इधर माइनस यूज करो। आ रहा है क्या समझ में? दिस इज हाउ यू हैव टू पिक इनवर्स फंक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करनी है, डोमेन रेंज देके रखी, डोमेन को डोमेन देके रखी, उसी पे वर्कआउट करना है। और यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताऊंगा, ये क्लियर है बेटा सबको कि क्यों मैंने यहाँ प्लस वाला उठाया, क्यों मैंने माइनस वाला उठाया? बिकॉज आई डू हैव कंस्ट्रेंट इन द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स आई हैव टू डिसाइड दिस वैल्यूज। ये अगर पॉजिटिव वैल्यूज लेनी थी -∞ टू सम वैल्यूज, तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा ग्राफ, और अगर सॉरी नेगेटिव वैल्यूज लेनी है तो ये वाला, और पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है तो ये वाला, सिंपल। इट शुड बी 4x, बिल्कुल सही, 4y नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल x यूज कर रहे हो तो x आएगा। तो इनवर्स निकालना इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज बिट चैलेंजिंग, वी आर इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो थिंग्स वुड बी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली। बट मेनली कॉन्सेप्ट पे काम करो, एक एक स्टेप पे कॉन्सेप्ट पे वीक नहीं होना, कि भाई क्यों इसका इनवर्स पॉसिबल है, क्यों इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्या इसका इनवर्स लिख लेंगे, दोनों केसेस में डिफरेंस क्या आ गया है, ये थोड़ा सा अपन को सोच। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बेटा मैं आपको, है ना, इसको नोट कर लो पहले।
अब इसमें मैं एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ ये डब्बा बना के बता रहा हूँ, इनवर्स का फंडा खत्म हो गया है यहाँ पे। हाँ लिख लो लिख लो। अब देखो यहाँ पे फाइंड रेंज ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन दे देता फाइंड रेंज ऑफ, आपको ये क्वेश्चन देता तो खैर ये तो अपन को क्वाड्रेटिक से निकालना आता -d/4 से इंफिनिटी, बट एक तरीका जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो ये होता है कि हम x को y के टर्म में निकालें, जो आपने ये निकाला, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, आपको y की वैल्यू निकालनी है, राइट? व्हाट इज रेंज? रेंज इज द वैल्यू ऑफ y। अब आप देखो कि भाई ये डिफाइन कब है, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आपको दे के रखी डोमेन में, वो कब है? तो वो तो आप इसको देख के बोल सकते हो, आप बोलोगे देखो सर ये डिफाइन तो जब ही है जब 1 + 4y जो है ना सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ना सर 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, यही इसकी रेंज भी आती है बेटा। तो आपको मैंने बताया होगा रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालना याद है, व्हेन वी वर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालना। तो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालने में भाई साहब आप यही तो करते थे, एक्स को वाई के टर्म्स में निकालते थे, एक इक्वेशन बनाते थे और वाई की पॉसिबल वैल्यूज पे वर्कआउट करते थे, राइट? मैंने भी वही किया यहाँ, बट इस बार क्वाड्रेटिक के लिए क्या, रेशनल के लिए नहीं, कि मैंने वाई की एक्स के टर्म में निकाल लिया, एक्स को वाई के टर्म में निकाल लिया, माय मिस्टेक, एक्स को वाई के टर्म में निकाले और देखा भाई कब कब डिफाइन है, तो रेंज निकाल ली। एक और एग्जांपल देते हैं इसी का, कि मैं बोला चलो ऐसा करो, फाइंड रेंज ऑफ e की पावर x, आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, यू नो इट, 0 to ∞, 0 ओपन ब्रैकेट होती है, बट ठीक है भाई हमको दूसरा मेथड निकालना, मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू e की पावर x है सर, x को y के टर्म में लाने के लिए लॉग लूंगा सर, बिल्कुल ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ले लो आप, बेस ही लूंगा सर, ले लो कोई दिक्कत नहीं, x को बाहर लेके आऊंगा सर, x इंटू लॉग ई बेस ई आ जाएगा सर, x इंटू 1 आ जाएगा सर, x आ जाएगा लॉग y बेस ई आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैंने ये लिखा तो x की वैल्यू रियल आए, उसके लिए y क्या होना चाहिए, what should be the value of y such that this must be defined, और ये डिफाइन करने के लिए y must be greater than 0, so therefore रेंज कितनी आ गई, y belongs to 0 to ∞, यही तो रेंज निकालते थे आप e की पावर x की, याद है ग्राफ से? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट, जब भी आप रेंज के क्वेश्चंस करोगे तो ये एक तरीका आपके सामने आएगा, शायद पहले भी बात कर चुके होंगे अपन, बट ठीक है एक बार और मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल देके, कि ये चीजें भी सामने आएंगी कि अगर मैं x को y के टर्म में निकाल पा रहा हूँ, एक्चुअली इनवर्स निकालना फंक्शन का और उसकी रेंज निकालना बहुत बार सेम ही मेथड हो जाती है, जैसे इन दोनों क्वेश्चन के लिए हो गई, ये दोनों नोन थे आपके लिए, अलग थे, एक अलग बात है, बट इन दोनों क्वेश्चन में भी अगर आप, मैं आपको इनवर्स बता रहा हूँ तो आप इनवर्स तो यहीं से निकाल के दोगे मुझे, यहीं से इनवर्स निकाल के दोगे, आप बोलोगे सर ये फंक्शन इनवर्स है, कि सर इसका इनवर्स क्या आएगा, देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स जो है वो क्या आएगा सर, वो लॉग एक्स बेस ही आएगा, बस यहीं से तो आपने रेंज निकाली, यहाँ स्टेप तक तो आपने सेम किया, यहाँ पे आपने रेंज निकाल दी, यहाँ पे आपने इनवर्स निकाल, तो इनवर्स निकालने की प्रोसेस और रेंज की प्रोसेस कभी कभी सेम हो जाती है, कभी कभी तो डिफरेंट है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, बट हाँ दिस इज द मेथड व्हिच वी यूज टू फाइंड आउट इनवर्स, एंड समटाइम वी यूज टू फाइंड आउट द रेंज एज वेल।
हाँ, ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको बिल्कुल मिलेंगे उस शीट। देखो डिफिकल्टी लेवल अपनी जगह, I am not concerned about difficulty level for functions. What I am concerned about is the conceptual application in the understanding of functions, understanding of the different concept like odd even function, like composite function, like inverse of function, like inverse trigonometric functions, like greatest integer function, fractional part of functions. मुझे इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल। वो डेवलप हो गई, बाकी तो आप ही निपटा दोगे, आगे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफिकल्टी लेवल कभी भी बढ़ जाएगा, बट मेनली माय कंसर्न इज राइट नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत हेवी, तो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बढ़ जाऊं आगे। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनवर्स निकालना मैंने सिखाया है, अलग अलग क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़े कॉन्सेप्ट पे ही घुस रहा हूँ। फंक्शन है एफ एक्स, अपन ने सबसे पहले लिया था शायद x+2 लिया था, और इनवर्स इसका क्या आया था जरा बताओ तो मेरे को। x+2 लिया था ना अपन ने, यस x+2 लिया। इनवर्स इसका आया था x-। यार दोनों को प्लॉट करके बताओ तो जरा मैं। दोनों का ग्राफ बना के देखो। तो यहाँ पे आप जब ग्राफ बनाओगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, x+2 का ग्राफ आपका ये बनेगा। दिस इज y=x+2 का ग्राफ, एंड y=x-2 का ग्राफ बताओगे क्या। ग्राफ मजेदार नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है, जो मैं बनाना चाह रहा था वो नहीं बना पाया, ठीक है, मतलब मैं जो प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था वो ध्यान नहीं रहा कि इससे नहीं सीख पाएंगे, बट ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा y=x-2 का, करेक्ट यही बनेगा। 2,0, 0,-2, 0,2, अरे यार क्या कर रहा हूँ, -2,0, -2,0 और ये 2,0। y=x एक लाइन होती है तो पता ही है आपको, y=x, यू विल ऑब्जर्व दैट इसका मिरर इमेज इस लाइन में ये आएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज आप देखोगे ना इस लाइन में, ये आएगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज देखोगे 2,-2 में, याद है मिरर इमेज कैसे निकालते हैं y=x में, यस और नो। अगर कोई पॉइंट है x1, y1, अगर उसका मिरर इमेज इन y=x में रिफ्लेक्शन,
तो इट विल बी कन्वर्टेड टू y1 कॉमा x1, याद है ना, पढ़ लिया होगा। स्ट्रेट लाइन तो कंप्लीट हो चुकी। तो भाई साहब ये पूरा का पूरा ना एक दूसरे के मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज in y is equal to x. So overall the conclusion is the graph of function and the inverse of the function. Graph of function and inverse of the function is mirror image in y equal to x. ये समझ में भी आना चाहिए, जब इनपुट और आउटपुट चेंज हो रहे हैं, देखना थोड़ा लॉजिकल देख, इनपुट और आउटपुट चेंज हो रहे हैं, तो भाई अगर 2,3 कोई इनपुट था तो 3,2 हो रहा है, तो भाई y इक्वल टू एक्स में तो मिरर इमेज निकल रहा है उसका। अगर कोई मान लो 10, -100 था, तो उसका आप क्या निकाल रहे हो, -100, 10 निकाल रहे हो, तो y इक्वल टू एक्स में तो मिरर इमेज निकाल रहे हो। तो हर एक इंडिविजुअल का आप देखोगे, अगर इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज कर रहे हो तो वो तो क्या निकल रहा है, मिरर इमेज निकल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ग्राफ। जैसे आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, दोनों मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स। आपको बना के बताता हूँ उसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लो बेटा। चलो लिख लिया। अब जैसे इनवर्स फंक्शन का मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, आप याद करो, ये ग्राफ था मेरे पास, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे को, इसकी π/2 आ रही थी, 1 पे इसकी π/2 आ रही थी, और π/2 पे इसकी, π/2 पे इसकी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। और एक्चुअली ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है।
कंस्ट्रेंट तो आपने बताया था कि -π/2 से π/2 के बीच में ही रेंज आनी चाहिए। तो ये जो पूरा है और इसको और थोड़ा सा मतलब, तो y = x जो होता है ना, यहाँ पे याद रखना, ये अगर y = x है ना, तो sin x का जो ग्राफ है ना इसके नीचे होता है बेटा, ये याद रखना अभी के लिए। ऐसा ग्राफ बनता है y = x, ये हमेशा नीचे बनता है। इसका इनवर्स बनाओगे आप तो ये हमेशा ये ऐसे बनेगा। ये पूरा नहीं जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ये, और अगर नेगेटिव में बनाओगे तो साइन एक्स का ग्राफ ये जाता है, इसके इसके ऊपर रहता है। तो इसके मिरर इमेज का ग्राफ बनाओगे, ये बनेगा सच दैट ये जो पीक पॉइंट है इसका मिरर इमेज आपको यहाँ। तो कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, ये पॉइंट उठाओगे, इसका मिरर इमेज यहाँ। दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों जीरो होंगे। अदरवाइज हमेशा क्या होता जाएगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आते रहे। तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स का ग्राफ और एक साइन इनवर्स एक्स में डोमेन और रेंज में कंस्ट्रेंट है। कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के मिरर इमेज y = x में बने। यहाँ भी इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि ये y = x है, y = x में मिरर इमेज बन रहा है। तो ये ग्राफ भी बना के देख लो। चल बढ़ जाऊं आगे। अब मुझे बस ये बताओ आप, मान लो, तो एक प्रॉपर्टी हो गई, एक और प्रॉपर्टी, एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन था x+, आपने उसका इनवर्स निकाल के दिया था x-, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ, एफ इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, एंड एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या आएगा?
जरा बताओ, यहाँ पे आप क्या करोगे? आप डालोगे एफ की जगह एफ इनवर्स, एक्स की जगह एफ इनवर्स, तो आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ पे जब आप एफ इनवर्स एक्स को डालोगे तो एक्स माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्स प्लस 2 माइनस 2 डालोगे तो भी एक्स ही आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स हैज इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, इनवर्स, इनवर्स भी किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि ये ए से बी है, ये बी टू ए है, ठीक है, ऐसे इनवर्स होंगे। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों हमेशा एक से आएंगे, बट फंक्शन में यहाँ पे जो डोमेन रहेगी या इसकी जो डोमेन होगी वो अलग अलग आ सकती है। वो क्या आएगी? तो इसकी डोमेन आएगी जो जी की डोमेन, उसकी डोमेन आएगी जो एफ की डोमेन। ये आपको डोमेन का फंडा बताया था मैंने, कंपोजिट फंक्शन जब बताए थे अपन ने, जब, राइट। और इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको इस तरीके से, आइडेंटिटी फंक्शन विथ डोमेन एज बी एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स, ये ध्यान रखो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स। तो इफ यू वांट टू राइट इट राइट, यू कैन राइट इट लाइक आइडेंटिटी फंक्शन एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन एक्स ही होता है। डोमेन क्या आप ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है, जो अंदर वाला है उसकी डोमेन लेंगे। कंस्ट्रेंट क्यों आया अंदर वाले का? क्योंकि आपको डोमेन का फंडा मैंने आपको बताया था कि जब अपन बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस की, तो डोमेन क्या लेते हैं? ठीक है, तो इसको नोट कर लो।